जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही बेहतर शानदार अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और तैयारी के हर एक स्टेप को आप बहुत शानदार तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो कल तक की क्लास में हमने फिनिश किया था विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और हमने इलेक्ट्रिसिटी एक बड़े चैप्टर के हर एक टॉपिक को जो हमारे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम उसके क्वेश्चंस लेकर आते हैं, उसके प्रश्न लेकर आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, हमेशा की तरह उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा है, जितनी चीज़ें आपने इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर में पढ़ी हैं, तो मैं वादा करता हूँ 30 के 30 में से लगभग 28 सवाल आप कर रहे होंगे। 2 सवाल हो सकता है आपको नए लगे या ना भी लगे, हो सकता है हमारे पढ़े हुए में से आए, बट फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलें तो मान लो 2 सवाल कोई नए भी होंगे तो उनको हम सीख लेंगे। ऐसा तो हर जगह होता ही है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि 30 में से 28 प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारे बच्चे 30 के 30 प्रश्नों के उत्तर एज इट इज़ देंगे। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाएगा। आप जो कहते हैं कि डर लग रहा है पढ़ने में, हमें ऐसा लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी चीज़ें अपने आप ही दबती हुई चली जाएंगी। तो आज ये दिन है आपके आत्मविश्वास से भर जाने का, अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो चलिए फिर क्वेश्चन तो क्या ही पूछूंगा, मैं सीधा क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो इसमें होंगे ही होंगे आज की पूरी क्लास में। एक बार सभी आ जाइए सर। बहुत अच्छे से मॉक में क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर तो सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, शस्त्र श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। बाकी सभी अपने हालचाल भी बताते रहें, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुरू करिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और मैं तकरीबन 30 सेकेंड्स आपको दूंगा। आप आंसर करना नंबर डाल के क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, इस तरीके से, और ऐसे ही हम चीज़ों को कंटिन्यू करते चलेंगे। तो चलिए, ये रहा पहला सवाल आपके लिए। और सवाल कहता है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स? इनमें से कौन सी इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग तार बनाने के लिए किया जाता है? आप आंसर करिए, तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दूं। देखिए, विद्युत का तार आप बना रहे हैं तो भाई आपकी चाहत होगी कि धातु कैसी होनी चाहिए? धातु सुचालक होनी चाहिए। धातु कैसी होनी चाहिए? सुचालक होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। धातु सुचालक होनी चाहिए, यानी कि कंडक्टर होनी चाहिए। अब ऐसे प्रश्न में बिल्कुल लाजमी है कि आप उत्तर करेंगे कि जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होगा। आप कहोगे कि भैया जी, हम तो पढ़ते हैं विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक, यानी कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये होता है चांदी। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चांदी। और बहुत सारे दोस्तों ने ये आंसर कर भी दिया है। लेकिन आप ये समझो, वो सवाल क्या ये पूछ रहा है? नहीं। सवाल ये होता तो बिल्कुल उत्तर ये बढ़िया था। ये कह रहा है विद्युत का तार बनाने के लिए। यार, तार नहीं बना सकते हो आप चांदी के। चांदी इतनी महंगी धातु है कि उसमें चलो ठीक है, विद्युत की हानि तो कम होगी, लेकिन जितनी विद्युत की हानि हो रही है उससे कहीं ज़्यादा हमें उसके पैसे देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो इतने रुपए की विद्युत की हानि नहीं होगी जितने रुपए के वो तार आ जाएगा। ऊपर से उसको रखवाली करते फिरो। यहाँ तो भाई साहब लोग लोहे के और एल्यूमिनियम के तारों को नहीं छोड़ते हैं, कॉपर के तारों को नहीं छोड़ते हैं। उसको तो कहाँ से ही छोड़ देंगे, ले जाएंगे तुम्हारे घर में से भी उठा के। तो तार बनाने के लिए हम चांदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकल पर्पज में। मैग्नीशियम और लेड तो कुचालक हैं, तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तांबे का इस्तेमाल करेंगे, कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बच्चों ने ठीक आंसर भी किया है, सी आंसर भी किया है, लेकिन बहुत कम ने। बाकी देखें तो ज़्यादातर का आंसर मैग्नीशियम और लेड रहा, ओ सॉरी, चांदी रहा। मैग्नीशियम और लेड तो कुचालक हैं, यानी कि इंसुलेटर हैं। ठीक है, चलो तो आरआरबी ग्रुप डी 16 अक्टूबर 2018 की परीक्षा का प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं और क्वेश्चन आपसे कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी? तो देखिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब विद्युत धारा ऊष्मा में बदलती थी तो किसने बताया था? ये हमें जूल साहब ने बताया था। इसे जूल का नियम भी कहते हैं। ठीक, लेकिन सवाल देखो, उसने पूछा है कि कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता। भाई ये तो होता है। क्या विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव भी होता है? बिल्कुल, विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव भी होता है। क्या रासायनिक प्रभाव भी होता है? बिल्कुल, विद्युत के कारण रासायनिक प्रभाव भी होता है, जिसके कारण आपकी जो बैटरी वगैरह होते हैं जिनमें केमिकल्स भरे होते हैं उनमें करंट का फ्लो होता है। क्या संकुचन प्रभाव कोई प्रभाव है? यानी कि क्या ऐसा है कि किसी चालक में आप विद्युत धारा दो और वो सिकुड़ना शुरू हो जाए? संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब? बिल्कुल भी नहीं। तो ये विद्युत का कोई प्रभाव नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख रहा था, आंसर लगा रहे हैं बी। उन्हें लग रहा है कि पूछा है कौन सा विद्युत का प्रभाव है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा प्रभाव नहीं है। तो एक बार आप थोड़ा सा एक्टिव होकर आंसर करेंगे। कभी कभी हम उन चीज़ों को गलत कराते हैं जो गलत करने लायक बिल्कुल भी नहीं थी, और सबसे ज़्यादा पछतावा भी इन्हीं का होता है। और एक बात याद रखना कभी मुश्किल क्वेश्चंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता, क्योंकि जो आपके लिए मुश्किल है ना, वो आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी मुश्किल है। सिलेक्शन हमेशा रुकता है ऐसे सवालों से जो करने लायक थे लेकिन आपकी छोटी सी गलती की वजह से गलत हुए और आपके कॉम्पिटिटर ने हल्की सी अटेंशन रखी और वो सही कर दिए। तो पेपर निकालना ना एक ट्रिक है। जब आपकी तैयारी अच्छी हो तो पेपर निकालना एक ट्रिक है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, खूब पढ़ते हैं, खूब अच्छी तैयारी है, मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट फाइनल एग्जाम में रह जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए। उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट है, समय पे पेपर कंप्लीट करना है, थोड़ा सा अटेंशन के साथ बैठना है। चलो अगला सवाल। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 5 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट? 2018 में कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें इस फॉर्मूले से सवाल ना आया हो। हर शिफ्ट में इस फॉर्मूले से सवाल है। अगर मैं कराने बैठ जाऊं तो 40 सवाल इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, और सब एक जैसे, सब एक जैसे। तो मैंने कुछ ही सवाल लिए हैं, 40 कराएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता उनका। क्या कह रहा है? 10 वोल्ट के विभवांतर को क्या दे रखा है? हमें वी दे रखा है 10 वोल्ट। पेपर में ऐसे नहीं लिखना है आपको। बिंदुओं पर 5 कूलाम का चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश है। ऐसे हिंदी में भी दे सकता है इंग्लिश को, बट आप इससे यूनिट से समझ जाएंगे कि क्यू कितना दिया हुआ है हमें, 5 कूलाम। कितना कार्य करना पड़ेगा? आप बताएंगे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा V बराबर W बटे क्यू। V बराबर W बटे क्यू। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी निकल जाएगी भाई? V गुणा क्यू। और V का मान कितना है? 10, और Q का मान कितना है? 5, और 10 में 5 की गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा 50 जूल। तो कार्य का मात्रक आ गया 50 जूल। ठीक है, तो इसमें यही फॉर्मूला बार बार लगेगा, आप देखना, बहुत बार ये फॉर्मूला लगेगा। बस कभी ये दो दे देगा, तीसरा ये निकालना है, ये दो दे देगा, ये निकालना है, ये दो दे देगा, ये निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। तो बड़ा आसान सवाल होगा शायद, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा तोप काम नहीं करना। जिनको इधर उधर भी नहीं करने आते वो सीख लो। फॉर्मूला हो गया भाई, डब्ल्यू निकालना है तो क्यू को फ्री करना पड़ेगा। जो चीज़ यहाँ बटे में होती है वो वी के साथ भाग, जो चीज़ यहाँ भाग में है वो गुणा में जाएगी, बस आ गई गुणा में। अगर कोई चीज़ यहाँ गुणा में हो, उसको हटाना हो तो वो भाग में जाएगी, बस उल्टा कर देना है। चलो एक सवाल करके दिखाओ सभी। अच्छा, ये तो दूसरे फॉर्मूले पे है, उसके जैसा सवाल आएगा तो मैं करवाऊंगा आपसे। क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की, ये कुछ नहीं है, की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ये जेड कुछ भी नहीं है, इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 3 मिनट्स, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट इज। चलो देखो इस सवाल को। सवाल कहता है कि फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में
आपको समय दे दिया 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट में कितनी धारा खींची जाती है? 3 मिनट में 0.8 एम्पियर धारा दे दिया आपको, 0.8 एम्पियर। तो प्रवाहित होने वाला आवेश, देखो ये भी हमने एक फॉर्मूला ही पढ़ा। अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आई क्यू और टी के मध्य संबंध देने वाला एक ही फॉर्मूला है केवल। बच्चे सोचते हैं, बार बार मुझसे पूछते हैं, भैया ये कैसे पता लगे कौन सा फॉर्मूला होगा? भाई तीनों में तुम मुझे और जिस फॉर्मूले को मैं लिखूं, क्यू बराबर आई बराबर क्यू बटे टी, इसके अलावा कोई फॉर्मूला बता दो, कोई भी नहीं है। यहाँ से क्या निकालना है? क्यू, तो क्यू बराबर फिर वही टी को फ्री करना होगा, यहाँ भाग में है, यहाँ गुणा में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आई गुणा टी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए तुम क्या करोगे, Q बराबर आई की वैल्यू पुट कर दोगे, कितनी है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ना। Q बराबर आई की वैल्यू है 0.8 और T की वैल्यू तुम रख दोगे 3। और कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, 3 अट्ठे 24, तुम ऐसे सोचोगे कि 2.4 कूलम आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? आप ये देखो कि आप समय को मिनट में लगा रहे हो, फिर यहाँ ऑप्शन ढूंढोगे, एग्जामिनर को बुलाओगे, ओ भैया यार ये क्वेश्चन ही गलत है। वो भैया वो एग्जामिनर तो ड्यूटी करने वाला, हो सकता है कि वो 10वीं पास भी ना हो बेचारा, वो तो बस ड्यूटी कर रहा है अपनी वहाँ, उसको कुछ नहीं पता। आप क्या गड़बड़ कर रहे हो कि आप देखो भाई, धारा का मात्रक एम्पियर लगा रहे हो एसआई सिस्टम में, तो समय का मात्रक भी एसआई सिस्टम में लगाओ। और एसआई सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड होता है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 की गुणा, ये आ जाएगा 180 सेकंड, ठीक है। तो आपको यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है, आपको अभी इसमें अब 3 की गुणा ना करके कितने की गुणा करो? 180 की, ठीक जी। तो कितना हो जाएगा? 18 मट्ठे 144, 1 0 की 0, पॉइंट यहाँ लगाओगे, एक पॉइंट एक अंक बाद है तो एक अंक बाद लगा दोगे, 144 कूलम आ जाएगा। गुणा तुम जिस तरीके से करते हो कर लेना, कुल मिला के आंसर कितना आएगा? 144। अब देखो एक काम करो, ये दोनों सेम बन रहे हैं ना, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ लगाओ पॉइंट, तो ये बचेगा आंसर 144 यानी 144 कूलम। बताओ कैसा लगा सवाल? मैं आपको हर वो बात भी बताता रहूँगा जहाँ आप गलती करोगे। सर बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, चलो बहुत बढ़िया भाई। अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है फिर तो बात ही अलग है, वेरी गुड, एकदम लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद। ठीक है, अब मैं एक एक फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर आगे सारे आपको ही करने हैं। अगला सवाल देखो, 5 एम्पियर की, अब देखो ये ग्रुप डी में आया था 18 का, ये ठीक है 2018 की है सारी। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करूं। अब बार बार तो हम लिखेंगे नहीं सारे पैरामीटर्स को। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज टेकन बाय अ फिलामेंट फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फिर से वही सवाल है, आई बराबर क्या लगाएंगे आप? क्यू बटे टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई गुणा टी, ठीक है। अच्छा आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 5 एम्पियर और टी की वैल्यू है 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50 और 50 में 60 की गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई? 5 में 6 की गुणा करोगे 30 और 2 0, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3000 कूलम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना है ना। तो देखो अगर तुम 5.50 करके आओ, खैर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ए ऑप्शन 50 ही रखता, एग्जामिनर भी यही करता है, तो कोई अच्छा एग्जामिनर है, वो जहां तुम गलती कर सकते हो उसको ए ऑप्शन रखेगा। चलो बहुत ही बढ़िया। सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा? भाई मेरे शेरों देखो, आप जो मुझसे कहते हो वो मैं करता हूँ। आप मुझसे कहते हो क्वेश्चन करा दो, मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चन कराए। अब लगाओ हर एक चैप्टर में एक एक दो दो क्लास, तो यही एक्स्ट्रा बढ़ गई। ऊपर से आपने कहा पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, हाथ से पढ़ना है, मैं हैंड रिटन लिखता हूँ और देखो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखता हूँ। तो ये समझ लो कि जितना सिलेबस आपका अगर मैं बहुत जल्दबाजी में करता भी तो उससे 15 एक क्लास तो फालतू लगनी लगनी है। तो अगर आप फिर सिलेबस का प्रेशर बनाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी यार, एग्जाम से बहुत पहले कर लेंगे, निश्चिंत रहो, मेरा वादा है एग्जाम से बहुत पहले हो जाएगा। बट ऐसे ही चलने दो तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे हिसाब से, आपका बैच बहुत स्मूथ चल रहा है और हमें भी तब अच्छा लगता है, मुझे तो तभी अच्छा लगता है कि जब जिस बैच में मैं क्लास ले रहा हूँ उस बैच के बच्चे पूर्णतः संतुष्ट होने चाहिए।
तो मुझे लग रहा है आपको सभी सब कुछ सही है, और वो कुछ एक्स्ट्रा करने से ही सही है। आप भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, मैं भी ये क्वेश्चन वगैरह करा रहा हूँ, तो समय तो थोड़ा सा चाहिए होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो फिर से वही सवाल है, V बराबर W/Q। काम आपसे पूछा है तो W बराबर V गुणा Q। V की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। Q की वैल्यू है 4 कूलाम, तो 10 चौक 40, 40 जूल। ये लो हो गया आंसर, बिल्कुल पिछले जैसा है। मैंने तो बहुत कम सवाल लिए हैं इसके, इससे भर भर के सवाल थे, मतलब मैं कह रहा हूँ हर एक शिफ्ट में सवाल था इससे, ग्रुप डी की में। और ग्रुप डी में बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, कई लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। चलो ये आसान था, इस पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। फिर से वही सवाल है, देखो वो 22 अक्टूबर की शिफ्ट में आया है, ये 15 अक्टूबर की में आया था। फिर से वही V बराबर W/Q, और ये तो सेम रिपीट हुआ है, W बराबर V गुणा Q। तो आशा करूंगा इन सवालों को तो तुम देखते ही कर दोगे। V की वैल्यू है 11 वोल्ट और Q की है 4 कूलाम, तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, आंसर हो जाएगा 44 जूल। तो कार्य आ जाएगा आपका 44 जूल। ठीक है, ये भी आसान सवाल था। अगला सवाल देखो, चलो इसको तुम करो, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल है ना, इसमें प्लस माइनस का खेल है, और इसके ऑप्शंस अच्छे हैं। सवाल तो आसान है लेकिन ऑप्शंस अच्छे हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? आप करिए, आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 3 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट? आप कहेंगे कि भाई फॉर्मूला तो फिर से वही लगना है, V बराबर W/Q, और W की वैल्यू हो जाएगी V गुणा Q, और V कितना है? V है आपका 10 वोल्ट, और Q कितना है? Q है 3 कूलाम, 3 कूलाम, तो 10 दिया हो जाएगा 30, और आंसर आ जाएगा 30 जूल। अब देखो, अगर आप यूनिट अच्छे से नहीं जानते तो हो सकता है आप ये भी आंसर लगा दो, चलो ठीक है, प्लस माइनस तो समझ आ जाएगा, लेकिन यूनिट देखिए एम्पियर है। ठीक है, हमें एम्पियर नहीं लेनी, हमें क्या लेना है? जूल लेना है। और कैसा आंसर आएगा? प्लस में ही आएगा, माइनस का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। तो हल्की सी आंखों को खुली रखना है, और बस हमें उन चीज़ों से बच जाना है जब हमारी तैयारी पूरी हो जाए, जब हमें सारे सूत्र, सारी परिभाषाएं, सारे प्रश्न बनने वाले समझ आते हों, तब हमें बस थोड़ी सी ज़रूरत होती है अपने आप को अटेंशन में लाने की, थोड़ी सी आंखें खुली रखने की। क्योंकि ऐसे में अगर आता हुआ सवाल गलत होता है तो उससे बड़ा दुखी प्राणी कोई नहीं है। जिसको नहीं आता था उसका गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको आता हो वो गलत करे तो भैया उससे बड़ा दुखी प्राणी कोई नहीं होता। ठीक है, आसान सवाल। अगला सवाल देखेंगे। विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करो। अब देखो, उसने बाद की शिफ्टों में, जैसे नवंबर की शिफ्टों में, अक्टूबर तक तो ठीक है सिंपल दिए, नवंबर को की शिफ्ट में खाली वो आपके ऑप्शन से खेल रहा है, खाली ऑप्शन से खेल रहा है, और तुम इस सवाल को सॉल्व भी ना करो, गुणा भी ना करो। मैं तो तुम्हें स्मार्ट तब मानूं जब तुम ऑप्शन देखते ही आंसर कर दो, कोई कैलकुलेशन नहीं। यार मैं कहूँगा कि देखो, मुझसे पूछा कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, जूल कहाँ दिख रहा है? यहाँ, ये लो। मैं क्यों इन सवालों को लेके आया हूँ? ताकि आपको समझाया जा सके कि सवाल को पूछने के कितने तरीके हैं, आपको कंफ्यूज करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कार्य बराबर V गुणा Q, तो ये भी रट गया होगा, बट मैं कहूँगा रटो मत, आप ओरिजिनल को ही देखो। V बराबर W/Q याद रखो, W बराबर V गुणा Q निकालना सीखो। तो ये है 40 और Q की वैल्यू है 0.5, तो 40 में का आधा, ये आधा ही तो होता है 20, आंसर हो गया 20 जूल। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन आए तो उड़ा देंगे, चलो अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस है तो। बट मैं एक बात और भी कहूँगा इसके साथ, ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना। सोचो ये 2018 के सवाल हैं, 6 साल पहले, लेकिन हमने इतना आसान नहीं पढ़ा है। मैंने आपको थोड़ा सा स्तर बढ़ा के चीज़ें करवाई हैं, क्योंकि और बहुत सारे एग्जाम्स जो मैंने देखे हैं आपके स्तर के TCS के, उनमें हल्का हल्का सा लेवल बढ़ा पूछा है, लेकिन अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है क्लास की तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें क्या कहता है, और इसको खुद से करिए, एक फॉर्मूला करा दिया। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में, टाइम दे दिया आपको 1 मिनट, डेटा मत लिखना पेपर में, यहाँ तो थोड़ा इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि फॉर्मूला समझ आए।
0.7 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा है 0.75 एम्पियर। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लिया आवेश यानी कि चार्ज, बड़ा ही आसान। I बराबर Q बटे टी, तो Q बराबर I गुणा टी। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है 0.75 और T की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट। लेकिन याद रखना 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 60 रखोगे यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है? 60 का 3/4, तो कितना रखेंगे आप? लगभग 45। तो आंसर आ जाएगा 45 कूलम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा 45 कूलम। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा कर लो, आप जैसे करते हो। मैं तो परसेंटेज के समझ पे कह रहा हूँ कि भाई 75 का मतलब तीसरा हिस्सा, 4 हिस्से कर लो और 3 हिस्से आंसर कर दो, खत्म। आपको जैसे आंसर करना हो वैसे कर लो, कोई समस्या नहीं। तो ये भी आंसर बहुत आराम से हो जाएगा। अगला सवाल देखो। क्वेश्चन है कि ये आरेख क्या प्रदर्शित करता है। सवाल है ये आरेख क्या दिखा रहा है। एक चालक दिखाया गया है आपको, और उस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। ये क्या है? ये सब हैं इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ये है एक चालक यानी कि एक कंडक्टर, और ये दिखाए हैं एक कंडक्टर में बहते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स। बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, खुले परिपथ में प्रोटॉनों की यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति का मतलब रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है जो एक ही दिशा में ना हो, कहीं कोई अपनी मर्जी से भग रहा है। भाई साहब ये आगे भग रहा मजे ही मजे, ये पीछे भग रहा मजे ही मजे हैं, आजकल ये सब सुन चल रहा है ना। तो जो अपनी मर्जी से भग रहा है। अब पहले तो ये देखो खुला परिपथ है कि बंद परिपथ है, तो समझ में तो ये आ रहा है कि ये तो खुला परिपथ है। बंद कब होता? जब यहाँ पे मान लो कोई बल्ब वगैरह लगा होता है ना। ये तो खुला परिपथ है, तो खुला परिपथ है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब प्रोटॉन तो दिखते नहीं है आपको, घूमते हुए कौन नजर आते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं, तो प्रोटॉन तो ये होंगे नहीं, परमाणु भी नहीं, फिर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मोशन ये दिखा रहा है। तो मान लो ये सवाल आपके लिए नया है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल आप करें इसमें, तो बहुत आराम से इसका आंसर कर लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल करिए सभी लोग इसका जवाब एक बार। क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में खाली स्थान की गति से विद्युत धारा बनती है। सोचो क्या स्तर का सवाल है ये। इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एट द स्पीड ऑफ विद अच्छा, किसकी गति से, अगर किसके स्पीड होने से, किसके स्पीडी होने से विद्युत परिपथ में धारा बनती है। तो भाई बहुत सीधी सी बात है, हमने कितनी बार पढ़ा कि विद्युत धारा क्या होती है। हमने पढ़ा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं इसको यूट्यूब पे लेता तो मैं निश्चित तौर पर सारी चीज़ों को परिभाषित करता, डेफिनेशन लिखवाता। क्योंकि जब हम यूट्यूब पे होते हैं तो मैं ये मान रहा होता हूँ कि ज़रूरी नहीं है इसमें हर वो बच्चा हो जिसने हमारा बैच ले रखा हो, ये कुछ नोट्स भी बनाने आया होगा। लेकिन यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नोट्स तो तुमने बनाए हुए हैं। यहाँ तो हर वो मेरा भाई बहन है जिसके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, ये तुम तो केवल प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो। तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा बनती है। बाकी के ऑप्शंस डिफाइन करो। भैया बाकी के ऑप्शंस इसमें नहीं डिफाइन हो पाएंगे। कोई हिस्ट्री थोड़ी है जिसमें 4 डेट हैं, 1911 सही ऑप्शन है, 1915 है। अब 1915 में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो इसलिए तुम उसको लिखते हो, उसके बारे में कुछ समझते हो। यहाँ पे इससे संबंधित कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लो एक बार। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये देखिए ALP और टेक्नीशियन में आया हुआ सवाल है कि यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाएगा। बोलो, V/I का मान एक नियतांक है तो इसे तुम क्या कहोगे। तो भाई हम पढ़ते हैं ओम का नियम, हम पढ़ते हैं ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ हमें बताता है कि V बराबर IR, यानी कि विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। यहाँ से अगर हम I को नीचे ले आएं तो केवल क्या बचेगा? यहाँ पे R बचेगा। और R क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जिसके बारे में पूरी PhD हमने क्लास में की थी कि किस प्रकार से बदलता है, कब तो बदलेगा कब तो नहीं बदलेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फिक्स रहता हो, ये तो बदल जाता है लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से। बहुत अच्छे से हमने उन चीज़ों को पढ़ा था, शायद एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो वो एक आध दिन पहले तो पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, अब बताएं इसका सही जवाब। और क्वेश्चन है
ग्रुप डी का सवाल है, यदि इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रिक हीटर में धारा कितनी आ रही है? 4 एम्पियर। तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। उसका विभवांतर कितना होता है? 60 वोल्ट। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाए, ये कितना हो जाए? 165 वोल्ट, तो विद्युत धारा कितनी होगी? यानी कि विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? तो मैंने आपको बताया था कि देखो, जिस अनुपात में ये बढ़ता है उसी अनुपात में ये बढ़ती है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले की मदद से भी देख लो। देखो फॉर्मूला कैसे लगाओगे, जब भी दो वोल्टेज दें, एक करंट दे, दूसरा करंट पूछे, तो आप ये देखना कि इस वोल्टेज पे कितनी धारा है, इस वोल्टेज पे 4 एम्पियर है, तो इस वोल्टेज पे कितनी होगी? तो कह दो आई। ठीक है, तो निकाल लो 4 से 15 बार, और 15 से कितने बार कट जाएगा? 15 एकम 15, एक बचा, 15 एकम 15। तो आई की वैल्यू, ये आई यहाँ पहुँच जाएगा, 11 ऊपर हो जाएगा, 11 एम्पियर हो जाएगी। यानी अगर ये देखो कितने गुना बढ़ा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 140, और कितने बचेंगे? 15 चौका 60। तो ये 2.25 गुना बढ़ा, तो ये भी 2.25 गुना ही बढ़ जाएगा। हमें ये नहीं जानना, ये तो मैं बस आपको समझाने के पर्पज से कह रहा हूँ। बाकी बस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा, और इस सवाल के पूछे जाने के अच्छे खासे चांस भी होते हैं। ठीक है, अभी तक एक भी सवाल गलत नहीं है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर आपका होने को बस ज़्यादातर बच्चों का एक वो सवाल गलत हो सकता था, यादृच्छिक गति वाला, अगर वो भी आपका गलत नहीं है तब तो ये मान लो कि बहुत बढ़िया तैयारी है। वेरी गुड, लाजवाब। बताइए अगला सवाल। और क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1202 है, 1202 नहीं होगा, फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम होगा, ये होगा ओम, तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? देखो पहले ये देखो कि यार आखिर इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तो जो दिया है उसको लिख लो। पेपर में मत करना, ये पेपर में इतना समय नहीं होगा। 1200 ओम, वोल्टेज है 220, आपसे पूछा है धारा। पेपर में तो ऐसा होना चाहिए, सवाल पढ़ा, अच्छा किसके बारे में बात हो रही है? वी आई और आर के बारे में। वी आई आर से संबंधित कौन सा नियम है? ओम का नियम क्या है? फिर तुम सीधा यहां से शुरू करो पेपर में, तो कि भाई वी बराबर आई आर, और यहां से आई की वैल्यू हमसे पूछी है, तो वी बाई आर, और वी की वैल्यू हो जाएगी 220, और आर की वैल्यू 1200। तो इससे ये कट जाएगा, 2 से 11 बार, 2 से 60 बार, तो ये हो जाएगा 11/60। 11/60 को सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ये 0.18 आ जाएगा। बाकी आप एक बार सॉल्व कर लो, जो भी आंसर हो 11/60 को, इतना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। हाँ, 6 कम 6, ठीक है, 0.18 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। बी करेक्ट है। तो ऐसे आपको सवाल को टैकल करना है। तो ये हमने आधे सवाल कर लिए, 30 सवाल का टारगेट है। मतलब मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर पोर्शन कंप्लीट हो जाए, कम से कम 30 सवाल तो रहें, उसी में हमारा तकरीबन 40-45 मिनट का मटेरियल निकल आता है। तो भाई अब मुझे बताओ, 15 सवालों में कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, एक बार ये बताइए। लगभग 45 मिनट में हमारे 30 सवाल हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, या 50 भी लगे वो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि कॉन्फिडेंस कैसा है अभी तक इन 15 सवालों को करके? कुछ लग रहा है कि हाँ यार अभी तक सीखा है? बहुत बढ़िया। अरे अरे महाराज, क्या हुआ भाई? 1 सेकंड का समय देंगे आपको। क्या हो गया भाई? यार 1 सेकंड का समय तो है ना? हाँ अब सही है। चलो, ये पता नहीं क्या हो गया यार इसमें। हम्म, ठीक है, यहाँ सही है। ये रहा 16वां सवाल, करिए इसका आंसर। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना। अब देखो बच्चे कहते हैं भैया एएलपी के सवाल कराओ, तुम तो ग्रुप डी के करा रहे हो। अरे ग्रुप डी में भी ऐसा ही पूछा है, एएलपी में भी ऐसा ही पूछा है, कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें। तो क्या कहोगे धारा की गणना? भाई आई बराबर वी बटे आर। वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू है 140, और आर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10। तो इससे ये कट जाएगा और आंसर हो जाएगा
14 एम्पियर। तो आंसर हो गया आपका 14 एम्पियर, बिल्कुल पिछले जैसा है। ऐसा ही सवाल ग्रुप डी में पूछ लिया, ऐसा ही सवाल एएलपी में पूछ लिया। ये फ़ायदा होता है किसी भी कमीशन के सारे क्वेश्चन करने का, क्योंकि वो बाकी क्वेश्चंस को भी रिपीट करने के चांस रखता है। अगला सवाल, ये लो एएलपी का सवाल। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, भाई करंट कितना है, आई है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आई एंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज आई। अच्छा, ये देखेंगे क्या दिया हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा है। सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। ये आवेश ई दिया होगा, अगर ऑप्शंस में ई है ना तो आवेश दिया होगा ई। अब सुनो, आई बराबर क्या होता है, तुम कहोगे आई बराबर होता है क्यू बटे टी, ठीक है। अच्छा, इसमें यार ये नहीं पता लग रहा कि किसको क्या बोला है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्यू बराबर ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हैं हम, क्यू की जगह ई रखो। अगर यहाँ पे ई बोला है, यहाँ पे बोला है क्यू, और क्यू को हम एन ई लिख सकते हैं। अच्छा ये ठीक है, क्यू को एन ई लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है तो आवेश को किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अच्छा फॉर्मूला बन गया एन ई बटे टी, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको निकालोगे यहाँ से, इसको हटाओगे तो आपको इन दोनों को हटाना पड़ेगा। जो चीज़ नीचे होगी वो तो ऊपर चली जाएगी, और जो चीज़ ऊपर होगी वो नीचे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा आई टी बाई एन। अच्छा एन, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पूछी ही, एन पूछा है ना आपसे, तो एन तो यहीं रहेगा, ई आ जाएगा। तो आई टी बाई ई, दो फॉर्मूले लगाए, आराम से आंसर हमने निकाल दिया। ठीक है, ये ई है फिर। चलो तो ये होगा टी सेकंड, सॉरी, तो टी सेकंड में, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो टी सेकंड में द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ सेकंड। ठीक है, यहाँ दे रखा है। चलिए अगला सवाल देख लें एक बार, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बस। अगला सवाल देखो, और मुझे बताओ ये आरआरबी जेई का सवाल है, 2019 का सवाल है, बहुत पुराना भी नहीं है। आरआरबी जेई मैंने आपको पहले भी बताया डिप्लोमा लेवल की परीक्षा है, आपसे तो ज़्यादा ही लेवल की है, टेक्नीशियन से तो एएलपी के इक्विवेलेंट है, एएलपी से भी ज़्यादा है, क्योंकि जेई में ना बीटेक मांगा जाता है। हाँ, बीटेक वाले भी अलाउड होते हैं, टेक्नीशियन में बीटेक वाले अलाउड हैं, हाँ इसमें भी हैं। विद्युत धारा का प्रवाह है, तो विद्युत धारा किसका प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का। और इलेक्ट्रॉन क्या भैया विद्युत आवेश से नहीं बनता, बोलो, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज से, क्या विद्युत आवेश से इलेक्ट्रॉन नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं भाई। विद्युत आवेश से इलेक्ट्रॉन ही तो बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का कहिए विद्युत आवेश का कहिए, एक ही बात है। अब इसे तो तुम खुद करो, मैं आपको पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर खुद करो। क्या एक क्लास में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने बताया तो 3 चैप्टर हैं, तो इसके आधे क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे, और बाकी जो बचे हुए टॉपिक होंगे, आज 30 क्वेश्चन करेंगे हम, बाकी जो बचे हुए टॉपिक होंगे उनके क्वेश्चन हम कल कर रहे होंगे। चलो बताओ एक बार, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। इफ द करंट इज 10 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से वही बात है, आई दे रखा है, आर दे रखा है, वी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। आई की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 50 है, तो कितना हो जाएगा 500 वोल्ट, तो वी की वैल्यू हो जाएगी 500 वोल्ट। बहुत बढ़िया, आसान था। तो ओम के नियम पे सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, वी बराबर आई आर, आई बराबर क्यू बटे टी, क्यू बराबर एन, ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आरआरबी ग्रुप डी 15 अक्टूबर 2018 को पूछा गया सवाल, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए क्या संबंध हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध कि v बराबर है आई आर, आर क्या है एक नियतांक, क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, नियतांक यानी रेजिस्टेंस, आई को नीचे लाओ तो ये आर बच जाएगा, चाहे आर लिखो चाहे नियतांक लिखो एक ही बात है, यानी कि v बटे आई एक नियतांक है,
इसको मत कर देना, ये आई बटे वी है, जबकि वी बटे आई होता है। तो वी बटे आई क्या रहेगा, एक नियतांक रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, तो वी बटे आई क्या रहेगा, एक नियतांक रहेगा। आरआरबी जेई का सवाल है, 2019 का पूछा गया, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन इनमें से विभवांतर के समानुपाती होता है। तो V अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हमने क्या लिखा था, I। तो V किसके समानुपाती है, सीधा सीधा धारा के। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज धारा के सीधा समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है, आसान सी बात है। अगला सवाल देखो, ये एनटीपीसी में पूछा गया, यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो इस पे मत जाओ, अब ये कह रहा है भाई धारा में वृद्धि हुई तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ा। अरे वोल्टेज तो धारा के सीधा अनुक्रमानुपाती है, अगर धारा में वृद्धि होगी तो वोल्टेज भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो वेरी गुड, पहले इन्हीं क्वेश्चन से डर लगता था, अब ये आराम से हो रहे हैं। देखो किसी भी सब्जेक्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पता, जब बच्चा तैयारी में होता है ना, जब कोई भी शुरू में तैयारी में होता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले क्वेश्चंस रटता है। ऐसा ही होता होगा ना, 2-4 महीने ऐसे निकल जाते हैं, एक आधा एग्जाम देता है, उसे लगता है यार इनसे कुछ नहीं होने वाला, हवा भी नहीं लगेगी क्वेश्चंस की। फिर वो क्या करता है कि किताब उठाएगा, किताब को एक तरफ से घोटना शुरू करेगा, अंडरलाइन करेगा, ये करेगा, फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, फिर भी एग्जाम नहीं निकलेगा। फिर उसे लगेगा यार चलो किसी का बैच ले लेते हैं। मैं इस बात को बहुत सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए जरूर सपोर्ट करूंगा जो नए बच्चे हैं। पुराने बच्चों को किताब पढ़नी आती है लेकिन नए को नहीं आती है। नया बच्चा फिर एक बैच खरीद लेगा, 8-8 घंटे क्लास लेके बस छोड़ देगा, अब उसे लगेगा अब कोई कमी नहीं है, फिर भी एग्जाम नहीं निकलेगा। फिर उसे एहसास होगा कि तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिस सेट अटेंड करेगा, फिर भी एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर रहा होता है। रिवीजन भी कर ले तो मॉक टेस्ट से तो डरते हो, ये स्टेजेस होती हैं तैयारी की। फिर लास्ट में जाके वो मॉक टेस्ट लगाएगा, तो आप में से जो भी अभी मॉक टेस्ट से डर रहा हो, या हम अपने मन को समझाने के लिए बहाने बनाते हैं। जैसे मैं सच बताऊं, मैं तैयारी करता था, मैं सोचता था यार जरूरी थोड़ी है यही सवाल आए, और मेरा एग्जाम तब तक नहीं निकला था जब तक मैं ऐसे सोचता रहा। फिर मैंने एक समय ऐसा आया, मॉक टेस्ट बहुत देने शुरू करे, एग्जाम अपने आप निकल गया। तो सारा काम करो, रिवीजन, मॉक टेस्ट सब करो, आपके सब कुछ क्लियर है ना, तो सवाल बहुत आराम से हो जाएंगे। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। अब बताओ चालकता के आधार पर विषम को चुनो। यार कॉपर तो चालक है, क्या रबर चालक है, बिल्कुल नहीं। मानव शरीर चालक है, देखो हमारे शरीर में होता है, लोहा भी होता है, हमारे शरीर में हर एक मिनरल है, तो हमारी बॉडी कंडक्टर है। आप एक हाथ से इसको पकड़ो, एक हाथ से दूसरे तार को पकड़ो, आपको करंट लगेगा, क्योंकि करंट आपकी बॉडी में से पास हो रहा है। ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। ग्रेफाइट कुचालक जैसा लगेगा, लेकिन याद रखना कि ये एक अच्छा चालक होता है, यानी कि ये एक गुड कंडक्टर होता है। रबर तो एक कुचालक है, तो सबको पता है, ठीक है, आसान सा सवाल है। अगला सवाल, बोलो इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। इनमें से कौन कौन विद्युत का सुचालक है, तो बताइए। तो आप कहोगे यार तांबा सुचालक है, केवल तांबा ही सुचालक है, और आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा गया। सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये तो सब कुचालक हैं भाई। सल्फर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में से बहकर थोड़े ना इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो ये क्या है, ये है इंसुलेटर। अगला सवाल देखो, के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो किसके अलावा सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। देखो क्या बात है, समझो, मैंने कहा था ग्रेफाइट आपको लगता होगा कि ये विद्युत का कुचालक होना चाहिए, जो पेंसिल वगैरह में इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट। देखो बात क्या है, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक तो होती हैं धातु, ठीक है, और एक होती हैं अधातु। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, एक तो होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन
मेटल्स। मेटल्स में कौन आते हैं? मेटल्स का एग्जांपल हो जाएगा भाई जैसे चांदी हो गई, सिल्वर एक मेटल है। अच्छा, मेटल को कैसे क्लासिफाई करते हैं? मेटल का मतलब ये नहीं है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ना। जब हम मेटल की परिभाषा पढ़ रहे होते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि मेटल वो होते हैं जिनको चोट मारो तो वो झेल जाएंगे, जिनको किसी दूसरे मेटल में मारो तो टन की आवाज़ आएगी, जो चमकदार होते हैं, जिनकी शीट बनाई जा सकती हैं, जिनको लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये बात हम कभी नहीं कहते मेटल को परिभाषित करते समय कि उसमें से विद्युत प्रवाह हो। ठीक है, तो हमने मेटल में और क्या रख सकते हैं भाई? ऐसे तो आपका टिन आ जाएगा, है ना, आपका स्टील आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारे मेटल हैं, लोहा आ जाएगा। यहाँ पे जिनमें से भाई टन की आवाज़ ना आए, जैसे प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक में टन की आवाज़ नहीं आती, वो शाइनिंग भी नहीं होती है। आप जैसे मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम क्या है? ये सब अधातुएं हैं। इसमें एक अधातु और आती है जिसका नाम है ग्रेफाइट। भाई पेंसिल में जो लगा होता है ग्रेफाइट, एक बात बताओ, क्या वो आपको कहीं से भी लोहे या स्टील जैसा दिखता है? नहीं। अब देखो, ज़्यादातर क्या पाया जाता है कि जितनी भी अधातुएं होती हैं 99%, उनमें सभी धातुओं में विद्युत का प्रवाह हो जाता है, तो हम इनको चालक भी कह देते हैं, कंडक्टर भी। भाई जिसमें से विद्युत का प्रवाह हो जाए उसे चालक कह देंगे, और 99% में ऐसा हो जाता है। लेकिन ये अब इसमें क्या होगा, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता तो इनको हम कुचालक भी कह देते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई कुचालक, सब कुचालक अधातु ही होंगे, सारे अधातु कुचालक ही होंगे, ऐसा नहीं लिखा। जैसे ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी चालक है, एकमात्र उदाहरण, ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी चालक है। ठीक है, आप डायमंड को लो, देखो जैसे इनमें लगभग सभी में इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऊष्मा का भी प्रवाह हो जाता है, इनमें हीट का भी फ्लो हो जाता है, तो हीट के हिसाब से भी हम इनको चालक को चालक बोल देते हैं, ऊष्मा के हिसाब से भी। लेकिन हीरा इस कैटेगरी में आता है, डायमंड, जो कि अधातु है परंतु ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, ऊष्मा का। तो बहुत सारे अपवाद इनमें हमें मिलते हैं, तो फिक्स कुछ भी नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं हैं, तो सारी ही अधातुएं, लेकिन उनमें ये एक स्वचालक है, बाकी सब कुचालक हैं। ठीक है, आरआरबी जेई का आया हुआ सवाल है, आशा करूंगा आप समझ गए होंगे। एएलपी का एक लंबा चौड़ा सा सवाल कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो, धारा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये जरूर पढ़ा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये गलत है, ये सही है। बाकी को देख लो, किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये कह रहा है ऐसा रिलेशन, ये भी नहीं पढ़ा। उल्टा रिलेशन थोड़ी होता है, सीधा हो गया तो उल्टा कैसे हो जाएगा? किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये बात नहीं कह सकते हो तुम, क्योंकि ये तो नियतांक है, इसका इनसे कोई मतलब नहीं है। इस बात को कह रहे हो तो ये बात कह रहा है, तुम ऐसे मत सोचना कि भैया V बराबर IR है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, नहीं, ये अलग चीज है बिल्कुल, ये भी गलत है। अगला सवाल, ग्रुप डी का सवाल कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। ये कह रहा है चालक की प्रतिरोधकता। अगर शायद तुम अभी भी गलत करो इसको, तो फिर ना मेरे सिखाने का फायदा ना तुम्हारे सीखने का फायदा। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं तुमसे चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, बस अंडरलाइन शब्द को देख लेना, वो प्रतिरोधकता है। करो चलो इसका आंसर, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। तो 45 मिनट लगभग हमें हो गए हैं, 3 सवाल हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, 50 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा देखो वही एवरेज निकल के आता है, 30 क्वेश्चन में लगभग 50 मिनट तो लग ही जाते हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा लाता वो कवर नहीं हो पाते, बट हम इसमें और 30 क्वेश्चन करेंगे जो हमने बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उन पर। तो आप क्या कहेंगे? देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं, ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन ये प्रतिरोधकता है और प्रतिरोधकता का इनसे कोई मतलब नहीं होता। प्रतिरोधकता केवल डिपेंड करती है कि तार किसका बना हुआ है, सामग्री क्या है उस तार का, मटेरियल क्या है, यानी कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, लेकिन
2 मीटर कॉपर का भी उतना ही होगा, 10 मीटर कॉपर का भी उतना ही होगा। ये कॉपर के लंबाई के अकॉर्डिंग कभी नहीं बदलेगा। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया, बहुत सारे ने सही किया, ज़्यादातर ने गलत किया। भाई मत करो, चीज़ों को ध्यान से सीखो, पढ़ो। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक है। अब पूछा है प्रतिरोध, अब बताओ जो बताना है तुम्हें कि प्रतिरोध सीधा अनुपाती होता है लंबाई के, क्षेत्रफल के तो उल्टा अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो लंबाई के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। ये आसान सवाल है। अगला सवाल देख लो कि एसआई इकाई ओम है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। सब जानते हैं कि यार प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, विद्युत धारा की एम्पियर है, और एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं लगता, क्योंकि नोट्स में सब लिख रहा है आपके में, आप कोई नए बच्चे नहीं हैं। वोल्टेज इसकी वोल्ट है, विभवांतर की क्या है, वोल्ट, और विद्युत आवेश की कूलाम है। ठीक है, चलो आज का लास्ट सवाल। तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्रतिरोध तार का लंबाई के सीधा अनुक्रमानुपाती और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई दोस्तों, ये हो गए लगभग आपके 30 सवाल। आशा करता हूँ अगर आपने इनमें से 30 में से 28 सवालों के आंसर दिए हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल टॉप पे है, आप टॉपर हो ये मान लो। अगर आपने 26 तक आंसर दिए हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। 28 वालों को मैं तो कहूँगा स्कोर कट ऑफ से भी फालतू ही नंबर होंगे, उनका कोई यूज़ तो होता नहीं, आपके में कोई रैंक तो बनती नहीं है। जिनका स्कोर भाई मैं मानता हूँ 24 से कम है, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि 6 सवाल गलत होना फिर आपको एक बहुत बड़ी गलती की तरफ ले जाएगा। 24 प्लस वाले सब कुछ बढ़िया हैं, सब अच्छा है, थोड़ा सा गुंजाइश करके 26 तक पहुँच जाओ तो बेड़ा पार निश्चित तौर पर है। ठीक, तो अब हम कल मिलेंगे और कल कर रहे होंगे हम बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट पे सवाल। बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल का नियम पढ़ा है हमने। उसके बाद हमने देखा था प्रतिरोधों का संयोजन भी रह गया है। उसके बाद अभी इसमें धारिता से भी सवाल रह गए हैं, धारिता में संयोजन करते हैं हम संधारित्रों का, संधारित्र से भी सवाल रह गए, तो उन सबको हम इसमें कवर कर लेंगे। आप सब कह भी रहे थे कि भैया प्रतिरोध के न्यूमेरिकल कराओ, मैंने कहा भी था कि इसके न्यूमेरिकल हम क्वेश्चंस की मदद से कर लेंगे, क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबी चली जाती। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, बढ़िया से उन सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करके आना, ताकि आपको वो सारे टॉपिक्स बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ जाएं। मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।